2023 के विधानसभा चुनाव में सिरमौर की समीक्षा में हम तीन प्रमुख दल भाजपा, कांग्रेस व बीएसपी के संभावित प्रतिनिधियों की बात करेंगे। सिरमौर को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना बीएसपी कैंडिडेट के आने से देखने को मिल रहा है। मौजूदा विधायक के कार्य से जनता में व्याप्त असंतोष से भी सिरमौर की सियासत को समझना महत्वपूर्ण है। सिरमौर के तराई अंचल के लोगों के अंदर वर्तमान विधायक दिव्यराज के प्रति विरोध की आग जल रही है। दिव्यराज सिंह ने पिछले 10 सालों के कार्यकाल में कमीशन खोरी के विकास की प्रथा को जन्म दिया है। गौशालाओं, नालियों व यात्री प्रतीक्षालयों के निर्माण कार्यों में 50% कमीशन खोरी का मामला पूरे जिले सहित सिरमौर में गूंज रहा है। कमीशन खोरी की प्रथा ने विकास को पिछले 10 सालों में पंगु बना दिया है। सिरमौर विधानसभा में गौवंश सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं और गौशालाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। विधायक को शाही महल से ना तो गंध मारती हरदोली की नालियां दिखती हैं और ना ही बैकुंठपुर की बजबजाती हुई सड़क। जिस पानी से विधायक को सिरमौर की ज़मीन को सींचना चाहिए, उससे पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी इमारतों को सींचा है। इसलिए इस बार नहीं लगता कि उन्हें जनता फिर से सिरमौर का राजकुमार समझकर तिलक लगाएगी। विपक्ष में कांग्रेस में सत्ता के विरोध में झंडा गाड़कर हुंकार भर रही है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो 3 नाम हैं जो कांग्रेस से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के बेटे रमेश पटेल, प्रदीप सिंह पटना व गिरिजेश पांडे शामिल हैं। सबसे पहले अगर हम राजमणि पटेल की बात करें तो 1972 से लगातार वो 2003 तक कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। 2003 में चुनाव हारकर सिरमौर में उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में जब सिरमौर से अलग होकर सिमरिया विधानसभा अलग हो चुका था, तब वहां से राजमणि पटेल ने जाति समीकरण बनता देखकर चुनाव जीतने के लिए सिरमौर से बगावत कर सिमरिया से लड़ने का मन बनाया। लेकिन सिमरिया की जनता ने उन्हें चुनावी भूमि से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2018 में जब पार्टी ने राजमणि पटेल को राज्यसभा सांसद बनाया तो फिर से एक बार उनकी उम्मीद राजनीतिक धरातल पर जाग उठी। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में अपने बेटे सज्जन पटेल को चुनाव लड़ाया, लेकिन वह बुरी तरह से हार गए। पार्टी में अच्छी खासी पकड़ होने के कारण उन्होंने अपने हारे हुए बेटे को रीवा जिले का संगठन मंत्री बनवा दिया। दूसरी तरफ बड़े बेटे रमेश पटेल को पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है। पटेल जी अब यह भी चाहते हैं कि पार्टी उनके बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दे। अगर परिवारवाद की दिशा में पार्टी ने एक भी कदम बढ़ाया तो इससे यह सवाल खड़ा होगा कि क्या रायपुर के अधिवेशन में संकल्पित कांग्रेस पार्टी, जिसने परिवारवाद व एक व्यक्ति एक पद के संकल्प को प्रतिपादित किया है, वह राज्यसभा सांसद के बेटे को टिकट देकर क्या बात पैदा करेगी। एक तरफ जहां राज्यसभा सांसद के बेटे सज्जन पटेल पार्षद चुनाव को निकालने में असमर्थ रहे, वहीं बड़ा बेटा सिरमौर का मुकुट पहनने का सपना देख रहा है। खैर, यह तो पार्टी तय करेगी कि चुनाव कौन लड़ेगा। दूसरे दावेदार प्रदीप सिंह पटना की बात करें तो वह बाहरी प्रत्याशी होने के बाद भी सिरमौर की धरातल में कई वर्षों से अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। वह बीजेपी, बीएसपी व सपा से बैटिंग करके चुनाव हारने की हैट्रिक लगा चुके हैं। प्रत्येक चुनाव में वह टिकट पाने के लिए पार्टी को बदल देते हैं। वर्तमान में वह कांग्रेस से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि 3 बार हारने की हैट्रिक लगा चुके प्रदीप सिंह पटना राजनीति से संन्यास लेंगे या फिर दर्द की दवा लेकर विधायक बनने के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेंगे। तीसरे प्रत्याशी के तौर पर गिरिजेश पांडे शामिल हैं, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विपक्ष को घेरने के लिए सिरमौर के युवाओं में जोश भर रहे हैं। उनकी हुंकार से मौजूदा विधायक के अंदर डर सा पैदा हो गया है। उन्हें विधायक द्वारा देख लेने की धमकी खुले मंचों से मिल चुकी है। सिरमौर की हुकूमत चला रहे लोगों को यह जात हो गया है कि अगर गिरिजेश पांडे को कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ाएगी तो उन्हें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गिरिजेश पांडे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे हैं। उनके पिता कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित नेता थे। गिरिजेश पांडे सिरमौर की स्थानीय बेदाग छवि वाले व बीजेपी की विफलता
तथा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा आक्रामक रहने वाले युवा नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं। वह सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज करके बीजेपी के गले की हड्डी बने हुए हैं। अगर कांग्रेस के तीनों दावेदारों की बात करें तो गिरिजेश पांडे पार्टी के फार्मूले पर खरे उतर रहे हैं। अगर कांग्रेस की कमान सिरमौर से गिरिजेश पांडे को मिली तो वह मौजूदा विधायक की विफलता, जन विरोधी नीति व कमीशनखोरी की प्रथा से त्रस्त जनता को अधिकार दिलाने में एक मजबूत प्रतिनिधि के तौर पर सामने आएंगे। उन्होंने सिरमौर की गलियों, मोहल्लों व घरों में घूम घूम कर होटल राजविलास की हुकूमत के खिलाफ जनता में आक्रोश पैदा किया है, लेकिन पिछले 10 सालों में कांग्रेस के गढ़ में भीतरघात के कारण बाहरी व्यक्ति सिरमौर का नेतृत्व कर रहा है। अगर सिरमौर में कांग्रेस की सत्ता वापसी लानी है तो कांग्रेस के आकाओं को पूर्व विधायक रामलखन शर्मा की बात को गांठ बांध लेनी चाहिए। कांग्रेसी 75% एक हो जाए तो जमानत जब्त की स्थिति में है। सिरमौर के त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरा दल बीएसपी है। बीएसपी में पूर्व रिटायर पुलिस ऑफिसर बीडी पांडे का टिकट पार्टी ने तय कर दिया है। वर्तमान में बीडी पांडे की पत्नी रानू पांडे जवा जनपद अध्यक्ष हैं। बीडी पांडे जिस सोच व विचारधारा के साथ सिरमौर की जनता के बीच अपना राजनीतिक पांव रखा था, वह जवा जनपद अध्यक्ष बनने के बाद धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने सचिवों, सरपंचों व जनपद सदस्यों के भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी की प्रथा को जड़ मूल से नष्ट करने के संकल्प से प्रतिबद्धता रखने की बात कहकर जनपद अध्यक्ष के दायित्व को अपने कंधे पर जरूर ले लिया है, लेकिन ना तो भ्रष्टाचार की कुप्रथा खत्म हुई है और ना ही विकास से वंचित व शोषित जवा बदल पाया है। उनके 1.5 साल के कार्यकाल में जनता ने उनकी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा को भांप लिया है। बीडी पांडे को यह मालूम होना चाहिए कि जन सेवा की राह इतनी आसान नहीं है जितना वह पुलिस ऑफिसर के पद से रिटायर होने के बाद क्षेत्र की जनता के बीच समझ रहे हैं। सिरमौर के त्रिकोणीय मुकाबले में बीडी पांडे एक विशेष वर्ग के लोगों का वोट इकट्ठा करके तीसरे कमजोर पिलर के रूप में लटक सकते हैं, इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। रिसर्च न्यूज़ की समीक्षा पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।